नहीं होता, कुछ इतिहास में महान होते हैं, उनमें से महान है हाँ अशोक महान। ठीक है, हेडिंग डालो ऋग्वेदिक काल। कौन सा? ऋग्वेदिक। पंद्रह सौ बीसी से 1000 बीसी। 1000 बीसी। क्षेत्र कौन सा था? सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश, या इसे हम एक नाम देंगे ब्रह्मवर्त। कौन सा? ब्रह्मवर्त। बता चुका था मैं ब्रह्मवर्त के बारे में भी, और साथ साथ में सप्त सिंधु प्रदेश जिसमें 7 नदियां बहती हैं, 6 वो और एक सरस्वती, एक सरस्वती। ठीक है, अब इस कालखंड में आपको पढ़ना क्या उसको देखिए। पहले तो राजनीतिक, कौन सी? राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक विशेषताएं, पॉलिटिकल। हाँ, दूसरी सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक, और लास्ट में पढ़नी है आपको धार्मिक। ये 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। कौन से काल में? ऋग्वेदिक काल में। तो पहले बात करें राजनीतिक स्थिति की। किसकी? राजनीतिक स्थिति की। तो 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। एक तो जो राजा होता था वो भूमि का स्वामी नहीं होता था। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, वो युद्ध के समय राजा बनाया जाता था। जैसे ही कोई कबीला आप पर अटैक कर रहा है तो आप किसी योग्य व्यक्ति को उस युद्ध का क्या दोगे? नेतृत्व दोगे। समझेगा? जैसे ही युद्ध समाप्त होगा वो राजा भी अपने पद पर नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि यहां पर जो व्यवस्था थी वो कबीलों की थी। किसकी? कबीलों की। समझ में आ गया? तो पहली चीज ध्यान रखना, राजा कैसा था? युद्धकालीन। कौन सा? युद्धकालीन। वह भूमि का स्वामी नहीं था, भूमि का स्वामी नहीं था। पहली चीज याद रखिएगा, भूमि का स्वामी नहीं था। दूसरा, राजा को गोप्ता जनस्य कहा गया। राजा के लिए एक स्पेशल नाम रखा गया, गोप्ता जनस्य, अर्थात जन या कबीलों का रक्षक। जन या कबीलों का रक्षक कर सकते हो या संरक्षक कर सकते हो। एक तरीके से गार्जियन हो गया। ठीक है, इस समय जो सबसे छोटी इकाई थी उसका नाम था कुल। कुल कुछ परिवारों से मिलकर क्या बना? कुल बना। समझ में आ गया? कुछ परिवारों से मिलकर कुल बना। समझ में आ गया? सबसे छोटी इकाई कुल, कुल से मिलकर क्या बना? ग्राम। कौन बना? ग्राम। ग्राम से मिलकर बना विश्व। हाँ, और विश्व से मिलकर बना जन। विश्व से मिलकर बना जन। तो सबसे बड़ी इकाई जन, सबसे छोटी इकाई कुल। ये याद रखिएगा आप। और कुल किससे मिलकर बना है? ये ध्यान है, कुल किससे मिलकर बना? परिवारों से। किससे? तो कुल का मुखिया कुलूप कहलाता था। कुलूप मुखिया। ग्राम का मुखिया अपने आप लिख लो ग्रामीणी। विश्व का विस्पति। विश्व का विस्पति। और जन का जनपति भी कर सकते हो, और एक अलग से नाम भी आता है
राजन। गांव का मुखिया, सॉरी कुल का मुखिया कुलू, गांव का मुखिया ग्रामीणी, विष का मुखिया विषपति, और जन का मुखिया राजन, या मैंने अभी ऊपर नाम लिखा है गोप्ता, या मैंने ऊपर नाम लिखा है जनस्य। ठीक है, इससे आगे चलकर राष्ट्र का निर्माण होगा, क्योंकि जन से क्या बन जाएगा जनपद, जनपद से फिर महाजनपद। लेकिन ऋग्वेद काल के अंदर लास्ट जानकारी किसकी मिलती है? जन की। किसकी? लेकिन जन से बड़ी आपसे पूछ ले तो जन से बड़ा जनपद और जनपद से बड़ा महाजनपद। समझ गया? और वो सारा कालखंड आपको उत्तर वेदी काल में, कौन से काल में? तो ये चीज समझ में आ गई। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई, पहली चीज तो ये याद हो गई। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, प्रमुख अधिकारी हुए थे, उनके नाम याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का नाम था पुरोहित। सबसे फर्स्ट कौन था? पुरोहित। दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिकारी था उसका नाम था दुर्गपति। दुर्गपति। लेकिन इसको दुर्गपति नहीं कहकर गुप्त काल में क्या कहते थे? पुरूप कहते थे। ये नाम याद रखना है, क्योंकि वो पूछेगा दुर्गपति को क्या कहा जाता था, तो पुरूप कहते थे। तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी गुप्तचर था। गुप्तचर को स्पस कहते थे, स्पस कहा जाता था। चौथा था सेनापति। सेनापति को सेनानी कहा जाता था। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, राजा की सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें कुल 12 मंत्री होते थे। कितने? 12 मंत्री। और उन 12 मंत्रियों को स्पेशल नाम से जाना जाता था, रत्नी कहा जाता था। ये लिख लीजिए। राजा युद्धकालीन होता था, कबीलों की रक्षा करने वाला। क्योंकि युद्ध किस लिए होते थे? गायों के लिए। किसके लिए? हाँ, युद्ध गायों को बचाने के लिए। गाय को अघान्य कहा गया, गविष्टि कहा गया, दोहित्री कहा गया। समझ में आ गई बात? आगे लिखेंगे जब सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे। तो युद्धकालीन राजा, सबसे छोटी इकाई कुल, सबसे बड़ी जन, राजा की सहायता के लिए मुख्य अधिकारी पुरोहित, दुर्गपति, गुप्तचर और सेनापति, राजा की मंत्री परिषद जिसमें कुल कितने मंत्री? 12 मंत्री, जिनको स्पेशल नाम से जाना जाता था, जिनको रत्नी कहा जाता था। समझ में आ गया पहली चीज। इसके अलावा राजनीतिक स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण संस्था होती थी। महत्वपूर्ण संस्था जो आपके एग्जाम्स में यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, यहां से हो या ना हो। एक थी विदत, एक सभा और एक समिति। ये 3 महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, विदत, सभा और समिति। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन और सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है इसका। ऋग्वेद में आपसे पूछे सबसे ज्यादा उल्लेख किसका है? अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना, ऋग्वेद में आप वैसे तो पढ़ते हो, लेकिन ऋग्वेद के अंदर आपसे पूछे सबसे ज्यादा किस शब्द का प्रयोग किया गया ऋग्वेद में, तो इस शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा, जन शब्द का। किसका? जन शब्द ऋग्वेद में सर्वाधिक। ऋग्वेद में, किसमें? ऋग्वेद में जन शब्द का सबसे प्राचीन शब्द संस्था थी। और एक तरीके से कैसी संस्था थी?
धार्मिक निर्णय लेने वाली संस्था हुआ करती थी। समझ में आ गया? सभा आज की तारीख में, राज्यसभा और आज की तारीख में लोकसभा। आज की तारीख में लोकसभा, आज की तारीख में राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा होगा तो मतलब इसमें कौन से लोग थे? विशेष। और इसमें कौन थे? सामान्य। दोनों का काम राजा को एडवाइजरी देना। क्या देना? राजा को सलाह देना। लेकिन ये विशेष लोग होते थे, इसमें विशेष लोग शामिल होते हैं। आज भी राज्यसभा में विशेष लोग जाया करते हैं, लेकिन लोकसभा में कोई भी जा सकता है। लोकसभा फ्रंट गेट होता है, राज्यसभा बैक गेट होता है। जो लोकसभा जीत कर नहीं आता उसको राज्यसभा से बुलाया जाता है। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए आपने देखा होगा आपके मनमोहन सिंह, वो कभी लोकसभा नहीं लड़े, क्योंकि वो पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़े। किसका? लेकिन वो सीधे क्या बन गए? प्रधानमंत्री। क्योंकि उनको पता था कि मैं जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं है। वो कोई ऐसी सीट नहीं थी जिससे वो जीत जाएं, इसलिए उनको बैक गेट से बुलाया गया। कौन से गेट से? तो जो सामने के गेट से नहीं आ सकता उसको पीछे के गेट से बुलाया जाता है, और उस पीछे के गेट का नाम है राज्यसभा। इसलिए हर एक स्टेट के अंदर, ज्यादातर स्टेटों में वो और है, राज्यसभा की तरह ही एक संस्था होती है जिसको कहते हैं विधान परिषद। विधान, वो भी वही काम करती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। विदत सभा और समिति। आपसे पूछे ऋग्वेद में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी की गई है? विदत की। समझ में आ गई ये बात? और धार्मिक संस्था थी। अब इन संस्थाओं में महिलाएं भाग लेती थी, महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी। आगे चलकर जब सामाजिक और आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे तो इसको ध्यान रखिएगा। ये मुख्य रूप से कौन सी स्थिति हो गई? राजनीतिक स्थिति। कौन सी? पॉलिटिकल हो गई। ठीक है, अब बात करें सामाजिक और आर्थिक। हेडिंग डालें सामाजिक और आर्थिक स्थिति। सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक और आर्थिक। समाज में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। अब पीछे नहीं जाता, मैंने जीवन में आगे जाना ही सीखा। वर्ण व्यवस्था, वो भी किस पर आधारित? कर्म पर आधारित थी। किस पर? कर्म आधारित। कर्म आधारित। सहयोग ले लेना। हाँ, दोस्त किसको कहते हो? हाँ, दुश्मन। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? आपको पता होगा कि वर्ण कितने हैं? 4। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। किसकी जानकारी है? बस धन्यवाद, आपको इतना पता है, आपका काम चल जाएगा। पुरुष सूक्त बताया था, ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा की भुजाओं से, जंघों से और पैरों से सभी का माना गया है। तो यहां पर व्यवस्था किस पर आधारित है? कर्म पर आधारित है। किस पर? जाति व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था यहां पर नहीं है। ये जितनी भी जो आप देखते हो ना समाज में बुराई, ध्यान रखना, वो सब लिख देना आप उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में? ऋग्वेदिक काल में नहीं होगी कुछ भी। ऋग्वेदिक काल एक बहुत अच्छे लेवल की व्यवस्थाएं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे व्यवस्थाओं का पतन होना शुरू हो गया। तो कर्म व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था आधारित थी। दूसरा, समाज में बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं थी, और साथ साथ में पर्दा प्रथा भी नहीं थी। तीनों ही नहीं थी समाज में। पुनर्विवाह था, जिसे विधवा पुनर्विवाह कहते हो। हाँ, और दूसरा
नियोग प्रथा थी, नियोग प्रथा, नियोग प्रथा थी। संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह करना। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके संतान उत्पन्न नहीं हो रही है तो आप दूसरा विवाह कर सकते हो। उस व्यवस्था को नियोग प्रथा कहा जाता था। क्यों? क्योंकि आपको आपकी पीढ़ी चलाने की आवश्यकता है। उसके लिए कौन सी व्यवस्था? नियोग। तीसरी महत्वपूर्ण चीज लिखें, आजीवन, आजीवन कुंवारी रहकर ज्ञान प्राप्त करने वाली, ज्ञान प्राप्त करने वाली महिला को ब्रह्मवंदनी कहा जाता था। ब्रह्मवंदनी कहा जाता था। आजीवन कुंवारी रहकर ज्ञान प्राप्त करने वाली महिला को ब्रह्मवंदनी कहा जाता था। शिक्षा के लिए देर से विवाह करना वाली करने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। अमाजू कहा जाता था। विदत सभा और समितियों में महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी, महिला शामिल होती थी। यज्ञ में पति के साथ भी महिला बैठती थी। समझ में आ गया? इस समय महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था। महिला का उपनयन संस्कार, घर से शिक्षा के लिए जाने वाले संस्कार को उपनयन संस्कार कहा जाता था, जिसमें शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। तो महिलाओं को भी क्या प्राप्त थी? अधिकार था किसका? शिक्षा प्राप्त करने का। तो महिलाओं का भी क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था। ये चार महत्वपूर्ण विदुषियों के नाम लिखे उस समय की टैलेंटेड एजुकेटेड महिला। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और विश्वसरा, ये चार महत्वपूर्ण महिलाएं एजुकेटेड हाई लेवल पे। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा और विश्वसरा, ये चार महत्वपूर्ण विदुषियां उस समय आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। नीवी और अधिवास वस्त्र के प्रकार थे। ऊपर पहनने वाला वस्त्र अधिवास, नीचे पहनने वाला वस्त्र नीवी कहलाता था। ये वस्त्र के प्रकार नीवी और अधिवास। ठीक है। अब बात करें किसको लेकर? आर्थिक स्थिति को लेकर। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, टैक्स, कोई भी टैक्स जैसी अच्छी कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा राजा युद्धकालीन होता था
तो पहली तो ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई टैक्स दिया जाता था तो वो कैसा था? स्वैच्छिक कर था। कौन सा कर? आप देव तो देव, नहीं दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस स्वैच्छिक कर का एक नाम होता था बलि। किसी भी तरह का कोई परमानेंट टैक्स नहीं था। लेकिन और कैसे भी लिख, योर मैनेजमेंट, ये मेरा मैनेजमेंट। वो नहीं होते स्कूल के बच्चे, गुरुजी आपने तो बोला था, मेरे पास तो एक ही पेज था, अब मैं कैसे उतारूं? ये समझे? ये देख 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 पीछे देख देख, सब वेंटिलेटर वाले हैं, सब वेंटिलेटर तुरंत दे देते हैं, दिक्कत ही कोई। तो स्वैच्छिक कर कैसा था? बलि था। दूसरी, अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो अर्थव्यवस्था का मुख्य जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था, ध्यान रखिएगा। और पशुओं में भी प्रमुख जो पशु था, प्रमुख पशु के रूप में कौन था? घोड़ा। अर्थव्यवस्था पशुपालन पर डिपेंड थी, एनिमल हस्बेंड्री पर डिपेंड थी। टैक्स था नहीं, जो दे सकते थे वो स्वैच्छिक कर था। पशुपालन में प्रमुख पशु कौन था? ठीक है, जो गाय थी, कौन सी गाय? पहली बात तो वो वस्तु विनिमय का आधार थी। किसका? बार्टर सिस्टम के रूप में यूज किया जाता था। किसको? गाय को लेने और देने के रूप में यूज किया जाता था। बाकी अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की कोई करेंसी नहीं थी, चीजें एक दूसरे को चेंज की जाती थी। तेरे पास मेरे काम की चीज और मेरे पास तेरे काम की चीज, मुख्य रूप से अभी तक वही डिपेंड थी। ठीक है, एक चीज, दो चीज आपको याद रखनी है। एक तो ये जो गाय है, इस गाय को एक शब्द से प्रयोग किया गया, गवष्टि। गाय को क्या कहा गया? गविष्टि कहा गया। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, गाय को गविष्टि कहा गया। दूसरा, गाय के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया गया, अघान्य, यानी कि गाय को मारा नहीं जा सकता, गाय को मारा नहीं जा सकता। तो गाय को क्या कहा गया? अघान्य पशु के रूप में जाना गया। गाय की हत्या नहीं की जा सकती। ठीक है, पहली। और गाय को क्या कहा गया? गविष्टि। और सारी लड़ाइयां किसको लेकर हुई? गाय को। आप राजस्थान के अंदर जितने लोक देवता पढ़ते हो, वो सारे लोक देवता गायों को बचाने के लिए, किसके लिए? गायों के लिए। ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर भी यही वस्तु है, गाय वस्तु विनय अघन्य का आधार थी। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, गाय के लिए एक भूमि होती थी, गोचर भूमि। गोचर भूमि आज की तारीख में चारागाह जिसे कहते हैं, गोचर भूमि। कौन सी? गाय के लिए गोचर भूमि होती थी। और इस गोचर भूमि का जो अधिकारी होता था वो वाज्रपति कहलाता था। इंपोर्टेंट कर लेना, बिल्कुल डबल डबल 3 गुना कर लेना। गोचर भूमि का अधिकारी वाज्रपति कहलाता था। गायों को जहां चराया जाता है ना, चारा का एक तरीके से, उसको गोचर भूमि कहते हैं, ओरण कहते हैं। तो उसका अधिकारी क्या कहलाता था? वाज्रपति कहलाता था। ठीक है, मुख्य फसल के रूप में जौ थी। मुख्य फसल कौन सी थी? जौ। ठीक है, और जौ को स्पेशल नाम से पुकारा गया, जौ को यव कहा गया। हाँ, यव, जौ को यव कहा जाता था उस समय। ध्यान रखिएगा, प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ थी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। एक शब्द आप बार बार पढ़ोगे, निशंक।
निशंक। गले के हार को, किसके? गले के हार को निशंक कहा गया। अब वो एक्चुअली में महिला और पुरुष दोनों ही धारण करते थे, श्रृंगार वाली व्यवस्था है। आपने पूरी महाभारत पढ़ी होगी, महाभारत देखी है ना, उसमें मुझे लग रहा है महिला से ज्यादा पुरुष आभूषण को ज्यादा धारण करता था। तो निशंक गले का, ये ध्यान रखिएगा। ये कुछ जानकारी थी, किससे लेकर? आर्थिक तंत्र से लेकर। अब लास्ट लिख लीजिए धार्मिक। कौन सा? धार्मिक। हाँ, अच्छे स्टूडेंट हो, दुखी क्यों होते हो तुम? एक तो ध्यान रखिए, बहुदेववाद की प्रताड़ना थी। किसकी? बहुत सारे देवताओं को माना जाता था, बहुदेववाद। इसी में से एक विचारधारा निकली जिसको कहा गया एक केशववाद। इसी को एक व्यक्ति ने कहा हीनोथिज्म। हीनोथिज्म कहा गया इसी को, ध्यान रखिएगा। और ये नाम देने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था मैक्स मूलर। हाँ, वो घूम रहा है। मैक्स मूलर ने एक नाम दिया हीनोथिज्म। हीनोथिज्म का मतलब वही जो आपकी शिवरात्रि थी, वही कौन सी? शिवरात्रि। एक दिन एक भगवान या एक ईश्वर विशेष हो जाएगा और बाकी सारे ईश्वर उस दिन गौण या छोटे हो जाएंगे। समझ में आ गया? मैंने कहा सोमवार को शिव जी है, लेकिन अगर उस दिन हनुमान जयंती पड़ गई तो उस दिन हनुमान विशेष हो जाएंगे, बाकी सारी देवता कमजोर हो जाएंगे, उसके मुकाबले उनका प्रभाव कम होगा। उससे ही व्यवस्था को क्या कहा गया? हीनोथिज्म। एक दिन एक विशेष होगा, बाकी सभी सामान्य होंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका उदाहरण मैंने आपको अभी शिवरात्रि, कौन सी? शिवरात्रि। तो ये व्यवस्था कौन सी कहलाती थी? हीनोथिज्म कहलाती। पहली बात। दूसरी, 33 प्रमुख रूप से देवता थे। 33 प्रमुख देवता थे। 33 प्रमुख देवता थे, जिन्हें मुख्य रूप से 3 कैटेगरी में बांटा गया। कितनी? 3। एक अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता, एक आकाश के देवता और एक पृथ्वी के देवता। ये प्रमुख देवता थे। कौन से? अंतरिक्ष के देवता। इंद्र, रुद्र, मरुत, पर्जन्य। सूर्य, अदिति, वरुण, विष्णु, ध्वंस, सूर्य, अदिति, वरुण, विष्णु, ध्वंस। पृथ्वी देवता के रूप में पहली बात तो खुद पृथ्वी, दूसरी अग्नि, बृहस्पति, सोम,
प्रमुख देवता, सर्वाधिक उल्लेख, सर्वाधिक उल्लेख, या ऋग्वेद में सर्वाधिक अगर मंत्र किसी को समर्पित हैं तो वो किसको हैं? इंद्र को। इंद्र को पुरंदर कहा गया। क्या कहा गया? पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला। दूसरा, इंद्र के बाद सर्वाधिक मंत्र, सर्वाधिक मंत्र अग्नि को समर्पित है। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मीडिएटर का काम करती थी, मध्यस्थ। मीडिएटर का काम करती थी अग्नि। आपके जितने भी ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, कितने? 10 मंडल, 10 मंडल का प्रारंभ अग्नि से होता है। जन्मो परणो मरणो, घर में जब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाएगी तब तक कोई भी चीज प्रारंभ नहीं होगी। किसी भी स्थिति में, हर कार्य के बीच में, चाहे खुशी का काम हो और चाहे दुख का काम हो, आपको घर में क्या? अग्नि को प्रारंभ करना ही, प्रज्वलित करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अग्नि को आप कुछ भी बोल सकते हो। अग्नि को कई तरीके से माना जाता है। अग्नि को बिजली कहते हो, बिजली भी अग्नि का ही रूप मानी जाती है। अग्नि के कई रूप माने जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी विशेषताएं थी? सामान्य विशेषताएं थी। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम्स में या तो इंद्र से क्वेश्चन आ जाता है। मरुत को तूफानों का देवता कहा जाता है। किसका? तूफान का देवता कहा जाता है। पर्जन्य को बादल या वर्षा का देवता कहा जाता है। बादल, बादल का देवता। ये कई सारी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतने में आपका काम चल जाएगा। अब शॉर्टकट में आपको लिखना है उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? हाँ, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के अंदर आपको कोई नई चीज नहीं लिखनी है, सिर्फ इनका पतन हो गया। क्या हो गया? पतन। वो 5-10 फैक्ट लिखने हैं जिससे उत्तर वैदिक काल आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालो उत्तर वैदिक काल। हाँ, 10 मिनट है, 10 मिनट में 10 लाइन आप लिख लोगे तो मेरा भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा। 9:30 बजे आने का। किसका? 9:30 बजे। ठीक है, और आपका भी एक पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। कृपया करके पढ़कर आए हैं, पढ़कर नहीं आते हो आप। सबसे बड़ी बात ये है, लिखें ऊपर हेडिंग डालें उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इसी कालखंड के माने गए। उपनिषद भी इसी कालखंड के माने जाते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक, पुराण सब इसी कालखंड के हैं। इसका मतलब ऋग्वेदिक काल का मतलब केवल ऋग्वेद था। कौन सा था? वहां से आपको जानकारी मिलती है, पहली चीज। दूसरी, कालखंड आपको पता होगा 1000 से 600 BC, और 1000 में एक घटना घट गई। लोहे की खोज हो गई। आंतरजी खेड़ा, यूपी। और इसी कालखंड के अंदर जन से जनपद का क्या हो गया? विकास हो गया। जन से जनपद का विकास हो गया। और अथर्ववेद में काशी की अंग की क्या मिली?
जानकारी इसके अलावा मगध की भी, किसकी? मगध की जानकारी अथर्ववेद में मिली है। सबसे लास्ट में रचा गया वेद है, मैंने आपको बताया था, अथर्ववेद। अब इसकी एक एक चीज ध्यान रखो। एक तो इसका क्षेत्र कौन सा हो गया? गंगा यमुना का दोआब, गंगा यमुना का दोआब। और इसी को क्या कहा गया? ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा गया, ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा गया। दो नदी, आब का मतलब नदी, पंजाब, पांच आब, पांच आब, पांच नदियां, दो आब, दो नदी। आब का मतलब नदी होता है, आब का मतलब नदी, तो दो आब का मतलब दो नदियों के मध्य का क्षेत्र। ठीक है। दूसरी चीज, सबसे पहले बात करें किसको लेकर? राजा को लेकर। तो राजा का पद हेरिडिटरी हो गया, वंशानुगत हो गया। राजा कैसा हो गया? वंशानुगत। राजा का बेटा राजा होगा साहब, राजा का बेटा राजा होगा, यानी कि देवीय सिद्धांत। देवीय सिद्धांत ये कहता है कि देवताओं ने हमें भेजा है आपके ऊपर शासन करने के लिए। और मैंने कहा देवीय सिद्धांत ये कहता है राजा बनाए नहीं जाते, राजा पैदा होते हैं। समझ में आ गई बात? ये यहीं से शुरुआत मानी जाती है। राजा का पद वंशानुगत हो गया, पहली कमी शुरुआत हो गई। दूसरी, जो टैक्स लिया जाता था वो टैक्स क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। टैक्स कैसा हो गया? अब आपको देना ही पड़ेगा। तीसरा, जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित हो गई? जन्म आधारित। वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित हो गई? जन्म पर आधारित हो गई। फोर्थ, महिलाओं का उपनयन संस्कार बंद हो गया। महिलाओं का उपनयन संस्कार बंद हो गया। जो एक सभा थी, कौन सी? विदत। विदत सभा को भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है। महिलाएं अब क्या नहीं कर सकती? शामिल नहीं हो सकती। महिला के शामिल होने पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि डिक्लाइन है। उत्तर वैदिक काल को एक शब्द में समझ लें तो ऋग्वेदिक काल का टोटल डिक्लाइन था। एक अच्छी सोसाइटी थी कहां पर? ऋग्वेदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के अंदर उस सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ। विचारों का, समाज का, महिलाओं का, सबका क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। ये ध्यान रखिएगा। फिर भी इस काल की दो महत्वपूर्ण विदुषियां आपको याद रखनी हमेशा। एक का नाम है गार्गी और एक का नाम है मैत्रेयी। गार्गी और मैत्रेयी इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विदुषियां। गार्गी और मैत्रेयी। ठीक है। हाँ, विदुषियां, महिलाएं, हाई एजुकेटेड, हाई क्वालिफाइड। उनमें दो महिलाओं के नाम याद रखे हुए आप, कौन सी? और गार्गी तो वैसे ही मैंने अभी आपको बताया था, याज्ञवल्क्य से। शास्त्रार्थ के अंदर याज्ञवल्क्य को पराजित करने वाली कौन?
गार्गी तो हाई लेवल की क्वालिफाइड महिला के तौर पर याद, इसलिए आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। हाँ हाँ, तो वो यही गार्गी है जिसके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं, समझ गया। तो कहने का मतलब है कि उत्तर वैदिक काल के अंदर जो व्यवस्था है वो ऋग्वेदिक काल ही व्यवस्था है। बस हुआ ये कि उसके अंदर डिक्लाइन हो गया, जो अच्छी चीजें थी वो समाप्त हो गई और बेकार चीजों ने उसको स्थान ग्रहण कर लिया। जैसे यहां पर आपको दो चीजें और मिलेगी, जाति व्यवस्था और साथ साथ में गोत्र व्यवस्था। जाति और गोत्र व्यवस्था का डेवलपमेंट इसी काल में माना जाता है। ठीक है। दूसरा, अनुलोम प्रतिलोम विवाह भी होते थे।